आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। यात्रा प्राधिकरण गठन करने के दिए निर्देश। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों के लिए इंतजार होगा खत्म। 24 नवंबर को होगी जीटीसीसी की बैठक। उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद का मामला पहुंचा नैनीताल हाईकोर्ट। मुस्लिम समुदाय ने मस्जिद को सुरक्षा देने की मांग की। मंत्री ने सुनी राशन डीलर्स की समस्याएं। प्रदेश की महिलाओं को सस्ता गल्ला दुकान विक्रेता लाइसेंस में मिलेगा 33% आरक्षण। एशियन वुमेन चैंपियनशिप चीन को हराकर भारत लौटी हॉकी खिलाड़ी मनीषा चौहान। देहरादून में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। सड़क और फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वाले 84 लोगों के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अविनर। और अब बात करेंगे खबर उत्तराखंड की। भारतीय किसान यूनियन तोमर के बैनर तले किसानों ने रुड़की के रामनगर स्थित अधिशासी अभियंता कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। भाकियू तोमर के जिला प्रभारी मुसीर आलम ने आरोप लगाते हुए कहा कि विद्युत विभाग द्वारा किसानों का जानबूझकर शोषण किया जा रहा है और पिछले साल हरजोली जोजा में एक किसान के घर पर विद्युत विभाग द्वारा छापेमारी की गई, जिसका जुर्माना किसान ने जमा करा दिया था। वहीं विद्युत विभाग के कर्मचारी द्वारा किसान के नाम 2 बार जुर्माना कर दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है, निराधार है और जिसकी शिकायत तहसील दिवस में भी जिलाधिकारी के सामने की गई थी। इकट्ठा हुई है। ये धरना तो एक दिवसीय था। अगर हमारी मांगे नहीं माननी जाती तो फिर इसकी निश्चितकालीन धरने की घोषणा कर दी जाएगी। आज किसानों को परेशान किया जा रहा है। किसानों को बहुत परेशान करा जा रहा है। ये जो एसडीओ है बहुत बेईमान है। एसडीओ किसानों का उत्पीड़न बहुत जारी है। हम आन के एसडीओ साहब से मिले, उसने हमें ये बोला कि मेरे बस का नहीं है, यो मैं इसे निपटा नहीं सकता। हमें उन्हें स्पष्ट मनाही करी जिलाधिकारी के भी कहने के बावजूद। हरजोली गांव का मेरा नाम शाहनवाज सनोफ इस्लाम। क्या मसला है पूरा? मसला है जी, मेरे यहाँ इन्होंने छापा मारा और छापा मार को इन्होंने 2 नोटिस कर दिए। एक नोटिस गलत आ गया, उन्होंने ही फाड़ को फेंक दिया। एक्शन साहब ने कह लगा कुछ नहीं आया, इसमें सुनोप नहीं है। अगर इसमें सुनोप नहीं आया, जिसमें सुनोप हो यो ठीक हो। तो वो जी जब वो कम हो गया आ गया, हमने उसे जमा कर दिया। तो 1 साल के बाद मैं यहाँ आता हूँ, मेरे मीटर में जुड़ को आया वो न। ये संगठन भारतीय किसान यूनियन तोमर है और मसला ये था कि 5/1/2022 में एसडीओ वीरेंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा व जीआई सतीश कुमार के द्वारा ग्राम हरजोली जोजा में एक छापेमारी की गई थी, जिसमें इस्लाम सुल्तान के घर जो छापेमारी करी गई थी, उसमें विभाग द्वारा जो उसे नोटिस जारी किया था, उस नोटिस में उसने जो उसके पास जुर्माना लगा था, वो जुर्माना उसने यहाँ पे जमा करा दिया और यहाँ से विभाग से रसीद ले ली थी। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। रुड़की के अंबर तालाब एक मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में भयंकर आग लग गई। बताया गया कि आग लगने के कारण गैस सिलेंडर, गीजर व फ्रिज का कंप्रेसर फट गया। इस दौरान बचाव कार्य में लगे लोगों को हल्की चोटें भी आई, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। आपको बता दें कि अंबर तालाब मोहल्ले में मनीष सिंह एडवोकेट के घर में दोपहर में अचानक आग लग गई। आग का धुआं उठता देख स्थानीय लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े और वहीं घर में पहली मंजिल पर कुछ लोग मौजूद थे, जिन्हें बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान घर में रखा सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने से बचाव में लगे पड़ोस के लोग भी घायल हो गए। वहीं मामले की जानकारी पाकर फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंच गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यहाँ पे आग लगी, 245 ब्लास्ट हुए थे। 2 सिलेंडर रहते हैं। मनीष जी का घर है, मनीष सिंह जी का, ठीक है ना, उनके घर में आग लगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। ये 245 पर जब मैंने देखा यहाँ पे आग लगी तो तब तक कोई फायर ब्रिगेड नहीं आई थी। तो हम लोग छत पे गए। मोहल्ले के लड़के जावेद हैं और 2-3 लड़कों को नाम और बताया उन्होंने बाल्टी से भर भर के पानी वहाँ डाला। कंप्रेसर के ऊपर आग लगी थी, पहले सिलेंडर में, फिर से एसी कंप्रेसर में आग लग गई। एसी का कंप्रेसर में पानी डाल लेते ब्लास्ट, एसी का कंप्रेसर फटा, तो बहुत ज़बरदस्त ब्लास्ट हुआ उससे। और वहाँ से शेखर वाली गली में मैंने ये देखा, मैं अपने रूम में था, एक ब्लास्ट हुआ बहुत तेज। मैं बाहर निकल कर आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर आग लगी हुई थी करीब के हाउस में।
तो फिर अंदर आए, बाहर ये देखा सब लोग बाहर निकाल लेते, मदद कर रहे थे एक दूसरे की, सब उनको बाहर निकाला गया। और उसके बाद हम भी ऊपर गए तो हमने देखा कि एकदम से एक ब्लास्ट हुआ और वो पता नहीं कंप्रेसर फटा या कोई सिलेंडर फटा है, इस तरह की घटना यहाँ पर घटी है। तो हाँ, ये उससे पहले एक आध ब्लास्ट और हो चुका था। मैं सबसे पहले तो मोहल्ले वालों के जज्बे को सलाम करते हैं कि भाई मोहल्ले वालों ने सबने एकदम से आ करके लोगों की मदद करी, निकाला। और जब मैं पहुंचा तब जो है ये वाली गाड़ी का पानी ख़त्म हो चुका था, दूसरी गाड़ी बुलवा रखी थी इन्होंने। ऐसे ही चंद्र प्रकाश बाटा जी भी बहुत भागे और जो हमारे चारों भाई, ये सब लोग जो है मोहल्ले के जितने भी लोग हैं, इन्होंने सबने बढ़ चढ़ के मदद करी। प्रशासन ने आके अपना काम बाद में पूरा कर दिया। ये पश्चिम अम्बर तालाब, मेरा घर भी 10 कदम की दूरी पे है। हम सभी लोग पहले शादी में थे, उसके बाद चंद्रशेखर जाटव जी की माता जी का निधन हो गया था। वहाँ जैसे पता लगा पूरा जाटव मोहल्ला, पूरा मोहल्ला सारा जी जितने लोग हैं सब लोग सहभागी हैं इसमें, हिंदू क्या मुसलमान क्या, सबने मिल करके यहाँ पे घर को सुरक्षित रखा। घर के सभी लोगों को बाहर निकाला और घर के अंदर जो है जो गीजर था वो फटा, उसके बाद एसी फटा और 2 सिलेंडर फटे, एक छोटा सिलेंडर फटा। 2 सिलेंडर जो है दूसरी किचन में थे और ये घर में आम बात है, सबके घर में 2-2 3-3 सिलेंडर होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अक्सर सर्दियों के आते ही दिल के दौरे के मामले तेजी से बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि ठंड में हार्ट अटैक के मामले आखिर क्यों बढ़ जाते हैं? दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्दियों में ठंड के कारण आपकी रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि इस समय जाड़े का मौसम चालू हो रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बाद जब जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन आता है, हृदय रोगों के लिए ये बड़ा नुकसानदायक मौसम होता है। क्योंकि जाड़े में शरीर की कुछ इस तरह की फिजियोलॉजी होती है कि बॉडी हीट लॉस को, जाड़ों में गर्मी बॉडी में बनाए रखने के लिए हमारे शरीर की जो वेसल्स होती है, नसें होती है, वो थोड़ा सिकुड़ जाती है, जिससे अंदर हमारा ब्लड का प्रेशर बढ़ने लग जाता है। तो बॉडी के लिए तो हीट प्रोटेक्ट होती है, लेकिन इसके कारण जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो हार्ट के लिए नुकसानदायक होता है। तो जितने हमारे हार्ट के, जिनका हार्ट वीक होता है, हार्ट अटैक के जो पेशेंट होते हैं, इन लोगों के लिए नुकसानदायक होता है। तो इसमें हम यही बताते हैं पेशेंटों को कि भाई जब वहाँ जाड़े की शुरुआत हो, आप अपना ट्रीटमेंट एक बार फिर से मॉडिफाई करवा लें। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। देर शाम तक चली मतदान की प्रक्रिया शांति व्यवस्था के साथ पूरी हुई। केदारनाथ उपचुनाव में 57.64% मतदान हुआ है। केदारनाथ की जनता ने 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। ऐसे में अब सबकी निगाहें 23 नवंबर को आने वाले परिणाम पर टिक गई हैं। केदारनाथ का चुनावी दंगल कई मायनों में खास बताया जा रहा है। वहीं एक ओर जहां केदारनाथ का परिणाम राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनेगा, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा को प्रतिष्ठा के साथ ही विचारधारा भी दांव पर है। हालांकि भाजपा जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। देखिए खास रिपोर्ट। केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव संपन्न हो गया है। उपचुनाव में करीब 57% मतदान हुआ है। केदारनाथ की जनता ने 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। ऐसे में अब सबकी निगाहें 23 नवंबर को आने वाले परिणाम पर टिक गई हैं। केदारनाथ का चुनावी दंगल कई मायनों में खास है। एक ओर जहां केदारनाथ का परिणाम राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनेगा, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा की प्रतिष्ठा के साथ ही विचारधारा भी दांव पर है। हालांकि भाजपा जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की माने तो केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज कर इतिहास रचने जा रही है, जबकि कांग्रेस भाजपा के इन दावों को दरकिनार कर खुद की जीत का दावा कर रही है। देखिए, मैंने शुरू से ही कहा है कि अभी तक की सबसे बड़ी जीत एक केदारनाथ में हम सबको देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा मतदान हुआ है। मैं केदारनाथ की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, माँ की मातृशक्ति का आभार व्यक्त करता हूँ कि केदारनाथ का जो देवतुल्य स्वरूप है उस पर उन्होंने मोहर लगाई और पूर्ण परसेंटेज बहुत अच्छा रहा है। बाई इलेक्शन में इतना परसेंटेज रहता नहीं है। ये बहुत अच्छा, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, हर बूथ को जीतने का प्रयास किया। और मैं
मेरा उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है, हम कम से कम 90% एक पोलिंग बूथों पर हमारी सीट पर तक जीत होगी। 2022 अपेक्षा हमें ज़्यादा मतदान की थी, लेकिन अगर हम सारे वर्षों के मतदान को टटोलेंगे और औसत निकालेंगे तो लगभग 60% का मतदान हमेशा केदारनाथ विधानसभा में होता आया है। लेकिन जिस तरह का रोचक ये पूरा चुनाव था तो हमें पूरी अपेक्षा थी कि 65 से 70% के दरमियान रहेगा मतदान, उससे कम रहा, लेकिन निराशाजनक कतई नहीं है। ठीक ठाक मतदान इसको कहेंगे। और केदारनाथ की जनता क्योंकि बहुत सुलझी हुई, पढ़ी लिखी और विवेकशील जनता है, जागरूक जनता है, सजग जनता है, और उसको पता है कि उसके साथ कब कब किसने अच्छा किया और कब कब किसने उसका अपमान किया। तो उसका जो आक्रोश है वो इस मतदान में फलीभूत होगा और 23 तारीख को जो नतीजे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में होंगे, मनोज रावत जी के पक्ष में होंगे, ऐसी मेरी बाबा केदार से प्रार्थना। आपको बता दें कि इस वर्ष 9 जुलाई को केदारनाथ विधानसभा की विधायक शैला रानी रावत के निधन से सीट खाली हो गई थी। केदारनाथ का उपचुनाव कई मायने में खास है। आगामी निकाय चुनाव के साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस सीट पर मिली जीत हार का असर देखने को मिलेगा। यही वजह है कि भाजपा ने बिना देर किए बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें जिलावार समीक्षा की गई। साथ ही संभावित प्रत्याशियों की पैनल पर भी मंथन किया गया। इस बीच आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए बिगुल फूंकते हुए 15 चुनावी गारंटियां भी घोषित कर दी हैं। इसके तहत निकायों की खाली जमीनों पर स्मार्ट स्कूल और मुफ्त शिक्षा, हर 4-5 वार्ड के बीच एक मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना के साथ ही तमाम घोषणाएं की हैं। हमारी ये 15 गारंटी के साथ मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जब हम जन जन तक पहुँचेंगे, जनता की और भी समस्या को नोट करेंगे, जिस भी शहर की और भी समस्या होगी उसको भी हम गारंटी के साथ जोड़ेंगे। ये 15 गारंटी फिक्स नहीं होगी, ये हो सकता 50 गारंटी बन जाए, ये 75 गारंटी बन जाए। जहाँ की जो समस्या होगी वो इसके साथ और टच करेंगे। और दूसरा, हम घर घर जाके ये जनता को बताएंगे, जैसे हमने ये गारंटी घोषणा पत्र, अपना गारंटी पत्र दिया है, ऐसे उनके घोषणा पत्र हैं, और उनके घोषणा पत्र से उनसे जो भी आपसे वोट मांगने आए उनसे पूछना, पराने वाले घोषणा पत्र में आपने क्या काम करे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और मेरे कुछ साथी आज से 3 महीने मेरे को कह रहे थे संगठन नहीं है, आज मैं बता दूं, हमारा संगठन बिल्कुल वार्ड तक, बूथ तक पहुंच चुका है। कि हमारे प्रदेश में अभी नगर निकाय के चुनाव प्रस्तावित हैं और इसके लिए पार्टी के द्वारा पहले से ही पूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं। और आगे हमारे नगर निकाय क्षेत्र, चाहे नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, नगर पालिकाएँ हों, उन पर हमारे जो हमारे ज़िले के अध्यक्ष हैं, वहाँ के प्रभारी हैं और वहाँ के जो हमारे सीनियर पदाधिकारी हैं, उन सभी से प्रदेश नेतृत्व ने उनको यहाँ पर बुला करके अलग अलग उनसे जिला वाइज उनसे बैठकें उनके साथ कर रहे हैं कि कहाँ पर किस नगर निकाय में या किस उसमें कौन कहाँ पर एक अच्छा भारतीय जनता पार्टी के लिए योग्य प्रत्याशी हो सकता है। मेरा ये मानना है कि जो निकाय चुनाव है उससे पहले सिर्फ एक स्टेप पीछे हम लोग, वो है आरक्षण। आरक्षण का निर्धारण जैसे ही होगा और उसके तुरंत बाद हम कार्यक्रम जारी करेंगे और कार्यक्रम जारी होते ही चुनाव कराएंगे। तो मुझे लगता है कि जैसा मैं पहले भी कहा था, मैं दोहरा देता हूँ कि दिसंबर में किसी भी तरह से हम चुनाव कराने के लिए हमारी मंशा भी है, सरकार भी चाहती है, हम सब लोग इच्छुक हैं और सारी परिस्थितियां अनुकूल रही तो हम दिसंबर में चुनाव कराएंगे। निकाय चुनाव साल भर पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन साल भर पहले चुनाव नहीं हुए और तारीख पर तारीख जनता को मिलती रही। माननीय हाईकोर्ट में सरकार लगातार झूठे हलफनामे दाखिल करती रही, फिर भी निकाय के चुनाव नहीं हुए हैं। अब अगर सरकार निकाय चुनाव की तैयारी कर रही है, अब उस तैयारियों में कितनी गंभीरता है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन निकायों में चुनाव का सामना सरकार नहीं कर पा रही है, वो इसलिए कि निकायों में विकास के काम नहीं हुए हैं। आप नालियों की खराब स्थिति देख सकते हैं, आप वहाँ पर स्ट्रीट लाइटें देख लीजिए, स्ट्रीट लाइटें अगर लगी हैं तो वो जल नहीं रही हैं, वो रिप्लेस भी नहीं हो रही हैं। नए पार्क नहीं बने, पुराने पार्कों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ड्रेनेज का सिस्टम तो बिल्कुल चरमराया हुआ है और साफ़ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल भी धरातल पे कहीं नज़र नहीं आ रही है।
इसीलिए जनाक्रोश है और जनाक्रोश को भांप के ही लगातार निकाय के चुनाव सरकार टालती रही है। अब देखते हैं सरकार इस बार अपने वादे पे खरा उतरती है या नहीं उतरती। कुल मिलाकर केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव संपन्न होने के बाद अब निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। एक और जहां सबकी निगाहें 23 नवंबर को केदारनाथ के परिणाम पर टिक गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार इस दिसंबर में निकाय चुनाव किसी भी स्थिति में कराने का दावा कर रही है। सवाल ये है कि क्या उपचुनाव के चलते निकाय चुनाव को टाला गया था? क्या आपकी गारंटी दिल्ली की तरह उत्तराखंड में भी कमाल दिखा पाएगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। लक्सर विकास खंड कार्यालय के सभागार में मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार में विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान सीडीओ संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों से नाराज नजर आईं। बैठक में सम्मानित हुए अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दे पाए। विकास कार्यों की समीक्षा रिपोर्ट में लक्सर विकासखंड सबसे पीछे रह जाने पर सीडीओ से पूछा कि लक्सर विकासखंड विकास कार्यों में सबसे पीछे नजर आ रहे हैं, ऐसे में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए किस तरह के निर्देश जारी किए जाएंगे? सभी जितनी भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम चल रही हैं, राज्य की स्कीम चल रही हैं, उसको लेके एक समीक्षा बैठक की गई है। हमारे ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, एनआरएलएम की जो पूरी टीम है और रीप की जो पूरी टीम है, कई मानकों में जो हमारे की पॉइंट इंडिकेटर्स हैं भारत सरकार के, उसमें कुछ मानकों में जो लक्सर है पीछे है, उसके लिए सचेत भी किया गया है संबंधित ग्राम विकास अधिकारी को, और रेगुलर समीक्षा की जाए खंड विकास अधिकारी द्वारा, उनको भी सख्त तरीके से आदेश किया गया है। चीज़ तो ये है कि पहले तो सचेत किया जाएगा, चेतावनी दी गई है कि ये लापरवाही नहीं होनी चाहिए, और इसके बाद भी अगर ऐसी कार्य की स्थिति बनी रहती है तो ज़रूर से ज़रूर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी शहर में मंगल पड़ाव में रोडवेज स्टेशन का सुंदरीकरण करने के साथ सड़क का चौड़ीकरण की जद में आ रहे कई व्यापारियों की याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तिथि नियत की है। खंडपीठ ने पूर्व में अतिक्रमण हटाने के आदेश को बरकरार रखा है। वहीं कोर्ट ने सरकार और नगर निगम से ये बताने को कहा है कि रोड चौड़ीकरण के क्या मायने थे, उसका पालन हुआ या नहीं। आपको बता दें कि हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे 17 भवन स्वामियों व व्यवसायियों द्वारा उच्च न्यायालय में अलग अलग याचिका दायर कर कहा गया है कि नगर निगम व लोक निर्माण विभाग ने उन्हें नोटिस जारी कर 4 अगस्त तक चिन्हित अतिक्रमण को स्वयं हटाने को कहा था। याचिका काफ़ी समय से माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है, जो कि हल्द्वानी के सड़क चौड़ीकरण से संबंधित है, जिसकी जद में कई लोग ऐसे जिनके पास में भूमिधरी श्रेणी 1 की है, कई लोग के पास फ्री होल्ड है, और कुछ नगर निगम के जो किराएदार हैं उनकी वहाँ पर दुकानें हैं। माननीय न्यायालय के समक्ष आज एक बार पुनः बहस हुई, और माननीय न्यायालय ने कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे जो कि दूसरे पक्ष को पढ़ के आने के लिए कहा, तथा यह भी कहा कि चौड़ीकरण के क्या मानक और क्या आधार हैं, तथा ये चौड़ीकरण की एक्सरसाइज करने से पहले क्या सारे के सारे जो एक्सरसाइज थी उससे पहले पूरी कर ली गई है, या सीधे इस तरह के नोटिस लोगों में दे दिए गए। और अब रुक करते अगली खबर का। डोईवाला शुगर मिल के पेराई सत्र 2024-25 का शुभारंभ विधिवत पूजा अर्चना के साथ करेन में गन्ने की पोली डालकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर मिल में गन्ना लेकर आए किसानों को शॉप उड़ाकर सम्मानित किया गया, और कार्यक्रम में डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गैरोला के साथ मिल प्रबंधक डीपी सिंह क्षेत्र के तमाम किसान और भाजपा नेताएं भी ने शिरकत की। मिल में गन्ने की सप्लाई करने वाले गन्ना किसानों को शॉल पहनाकर सम्मानित करते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि डोईवाला और देहरादून क्षेत्र में गन्ने की अच्छी फसल होती है और उच्च क्वालिटी का गन्ना बोकर किसान अपनी आय में इजाफा करते हैं, साथ ही चीनी की रिकवरी भी अच्छी आती है। मिलकर हमने इसका पेराई सत्र का उद्घाटन हमारे द्वारा किया गया। निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ के किसान हैं, मुख्य रूप से यहाँ गन्ने की ही फसल होती है, और गन्ना किसान के चेहरे पे खुशी तब आती है जब उसको पूरा उसका दाम मिलता है या उसका मूल्य उसको प्राप्त होता है। मैं धन्यवाद दे रहा हूँ अपनी सरकार का, जिन्होंने पिछले वर्ष का जो गन्ना मूल्य था उसका पूरा भुगतान किया है, और
निश्चित रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय धामी जी की सरकार किसानों के प्रति हमेशा एक गंभीरता उसने दिखाई है। और वैसे तो मैं कह सकता हूँ, चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे जनता हो, सभी के हित में हमारी ये सरकार काम कर रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो पिछले वर्ष 22.5 लाख कुंटल गन्ने का पेराई यहाँ पे हुई थी, इस बार का लक्ष्य 30 लाख कुंटल गन्ने के पेराई का लक्ष्य यहाँ रखा गया है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।